नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफ़ी वाला में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसके पहले की सारी वीडियो को देख लिया होगा और इस वीडियो में हम बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे आप बिहार पुलिस के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हों या आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिहार एसआई, एसएससी या फिर रेलवे के एग्ज़ाम देने को सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक का समकालीन राजा जिनका नाम तुरमय था, इनको तोरमाड़ भी कहा जाता है। इनका नाम कहीं-कहीं आपका तोरमाड़ भी देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ के राजा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ये बात किया जाए तो यह जो है मिस्र का ये शासक था, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तोरमाड़ जो है ये मिस्र का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बाँटा है? मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक मेगास्थनीज के पुस्तक के नाम अगर हम देखें तो यह इंडिका नाम का प्रश्न, यह इंडिका नाम के पुस्तक की रचना करता है। अब इस इंडिका पुस्तक में ये भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित करता है। तो ये आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये आपसे मैंने अभी चर्चा किया कि इंडिका इसके पुस्तक का नाम है। प्रश्न भी आपसे पूछ दिया गया कि इंडिका का मूल लेखक कौन था। 88 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखते ही तुरंत बता देंगे कि मेगास्थनीज जो है इसका मूल लेखक है। तो इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य के मुख्य आय हुआ करता था, उसको किस एक अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, यानी टैक्स कलेक्टर जो था उसको किस नाम से हम जानते थे। तो अगर आप देखोगे तो खास करके जो भूमि जिस पे खेती की जाती है उसको सीता भूमि कहा जाता था। उसको जो है सीता भूमि कहा जाता था। एक्चुअली जो ये भूमि होती है, इसके बीच में जो ये हल चलता है और रेखा बनता है, इस रेखा को हम सीता के नाम से जानते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम किस नाम से जानते थे? हम सीताध्यक्ष के नाम से जानते थे। इसके अलावा अगर इसके ऑप्शन में देखोगे तो आपको ये एग्रोनोमोई दिया हुआ है या शुल्काध्यक्ष दिया गया है। तो यह जो है यहाँ पर एग्रोनोमोई जो है ये सड़क निर्माण अधिकारी हुआ करता था। तो लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सीताध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में कौन ये मौर्य जुगीन अधिकारी माप तौल का प्रभारी था, यानी यह वजन करने के लिए किस अधिकारी की अध्यक्षता में? तो अगर आप देखोगे इसको पौतवाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। व्यापार को देख रेख करने के लिए पारणाध्यक्ष होते थे। सीता के लिए ये हमने यानी भूमि के लिए हमने सीताध्यक्ष की बात किया ही था। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पौतवाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जालौक, ये अवंती वर्मा, नंदीवर्धन, बृहदत्त। तो अगर आप देखेंगे तो अंतिम जो है मौर्य शासन जो है बृहदत्त है, जिसको मार करके पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करेगा। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहदत्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये कूट्स के माध्यम से मल्टीपल स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है 1 2 3, केवल 2 और 1 2 3। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी जो मैंने आपसे बात किया, पहला स्टेटमेंट दिया है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। बात तो सही है। फिर दूसरा आप देखोगे, शुंग वंश का जो अंतिम राजा देवहूति होता है, इसका हत्या जो है वासुदेव कर देता है और कर्ण वंश की स्थापना करता है। ये भी बात सही है। और फिर ये कर्ण वंश का जो अंतिम शासक होता है, इसकी यह जो है अ, ये हत्या कर करके और सातवाहनों ने अपना ये शासन शुरू किया। सातवाहन शासकों को आंध्र शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट आप देखोगे सही हो जाएगा। इससे अगर इस क्वेश्चन की तरफ आप देखो तो तीनों इसका स्टेटमेंट सही है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रथम शासक वो कौन था जिन्होंने गिरनार झील की स्थापना की या गिरनार झील की जो है निर्माण कराया? तो आप देखोगे कि जल के सुविधा के लिए पहली बार ये गिरनार झील का ये स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य करता है। बाद में उसको जब बाढ़ से टूट जाती है तो उसकी उसमें सुधार जो है अशोक करेगा। फिर अगर झील टूट जाएगी फिर उसके सुधार जो है उस रुद्रदामन द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? मतलब ये ऐसे कहेंगे ना, दादाजी और उसके पोता, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको चंद्रगुप्त देखने को मिलेगा। अब चंद्रगुप्त का जो है बेटा होगा बिंदुसार, तो बिंदुसार देखने को मिलेगा। ये उसके बाद जो है आप देखोगे अशोक देखने को मिलेगा।
तो यह जो है चंद्रगुप्त का भी और अशोक का, ये दोनों का जो है चर्चा आपसे पूछा गया है कि किस जो है ये अभिलेख में किया गया है। तो अगर आप देखोगे ये रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो ये रुद्रदामन का अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है 95 नंबर में, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर जिसको देखोगे, ये जिसको कहा जाता है कि यह जो है 305 ईस्वी में इससे यह एक युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और अपनी बेटी की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और 4 प्रांत जो है काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत काबुल, फिर कंधार, हेरात और मकरान, यह 4 जो है ये प्रांत ये दहेज के रूप में या फिर ऐसे कहिए कि चंद्रगुप्त को सौंप करके और ये चला जाता है। तो ये युद्ध कब हुआ था? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 305 ईस्वी में जो है ये युद्ध देखने को मिला था जिसमें ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, सेल्यूकस को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो अगर आप देखोगे भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह गुप्त वंश का सबसे जो है आप ये कह सकते हैं कि सबसे प्रभावशाली या सबसे जो है ये प्रभाव स्थापित करने वाला शासक था। तो यह समुद्रगुप्त आपको देखने को मिला। इसके सिक्कों पे बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो ये समुद्रगुप्त को आप भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, इसको पॉपुलर नाम जो है प्रयाग प्रशस्ति है, इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो आपको ये देगा कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति, इनमें से किससे संबंधित है? तो अगर देखोगे प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो ये और इसको प्रयाग प्रशस्ति को किसने ये लिखवाता है? इसका ये इसके दरबारी है हरिसेन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हरिसेन द्वारा जो है ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को खुदवाया जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हूणों का आक्रमण, भारत में हूणों का आक्रमण जो है ये कब हुआ, यानी किसके शासनकाल में आपको हूणों का आक्रमण देखने को मिलता है? तो यह जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में आपको हूणों का आक्रमण देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त जो है एक गुप्त शासक है। तो हूणों का आक्रमण कहाँ देखने को मिलेगा? यह देखने को मिलेगा आपके ये स्कंदगुप्त के समय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त के 9 महारत्नों या 9 रत्नों में फलित ज्योतिष से कौन संबंधित है? जैसे आप देखते हो कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी तरह से चंद्रगुप्त के दरबार में भी, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट नहीं करना है। ये जो चंद्रगुप्त है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो है चंद्रगुप्त ये गुप्त शासक का है। तो ये चंद्रगुप्त जो है ये किससे संबंधित है? गुप्त। तो इसमें आपसे पूछा गया फलित ज्योतिष के ये संबंधित कौन था? तो छपड़क महोदय जो है ये आप देखोगे ये फलित ज्योतिष के हैं। इस क्वेश्चन में आपके आंसर क्या हो जाएगा? छपड़क महोदय। इसके अलावा इसके शासनकाल मतलब इसके राज्य में बररुचि थे, शंकु थे, छपड़क थे, बेताल भट्ट थे, अमर सिंह थे, ये लोग इनके दरबार में देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? से पूछा गया किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम। तो अगर आप देखोगे सबसे जो प्रभावशाली शासक पहला होता है ये चंद्रगुप्त प्रथम होता है, जिसके यह जो है शासनकाल में पहली बार सिक्के जारी किए जाता है। सिक्के जारी करना एक तरह से सॉवरेनिटी को दिखाता था, स्वायत्तता को दिखाता था। जब कोई शासक ये अगर सिक्का जारी करता है इसका मतलब है कि वो किसी के अधीनस्थ नहीं है। अगर कोई शासक अधीनस्थ है तो उसको सिक्के जारी करने का जो है अधिकार नहीं दिया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है या ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आप देखो कि एरण अभिलेख से जो है ये प्राप्त होता है पहली बार। तो ये आप इसको क्या टिक करोगे? एरण अभिलेख आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अगर आप देखोगे भारत एंशिएंट हिस्ट्री में तो गुप्तों का जो शासनकाल है इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ये गुप्त काल को हम किस नाम से जानते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री का ये गोल्डन पीरियड के रूप में जानते हैं, स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आप देखोगे तो भारत में सिंचाई कर को विदक भागम या फिर उदक भाग के नाम से जाना जाता है।
गुप्त पीरियड में आप देखोगे तो यही नाम जो है सिंचाई कर के लिए यूज किया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, उदक भाग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सांख्य दर्शन को ये प्रतिपादित करने वाले कौन है, यानी सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप देखोगे तो कपिल महोदय जो है ये सांख्य दर्शक के प्रतिपादन है। अगर आप देखोगे गौतम को तो ये न्याय दर्शक के जो है ये प्रतिपादन है, तो ये न्याय दर्शन से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ सांख्य दर्शन पूछा है तो सांख्य दर्शन क्या हो जाएगा, आपके कपिल द्वारा। इसी तरह से अगर योग दर्शन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पतंजलि के द्वारा। देखिए अब ये पूछा भी है आगे आपसे, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शक के प्रतिपादन जो है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, आपके पतंजलि हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें आपसे कहा है कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और उस पर आपको विचार करना है। तो इस पर पहला दिया है कि विक्रम संवत जो है पहली बार, ये अगर आप देखेंगे ये 58 जो है ईस्वी पूर्व में, यानी 58 ईस्वी पूर्व में शुरू होता है। बात बिल्कुल सही है। शक संवत जो है 78 ईस्वी जो है से प्रारंभ होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। गुप्त अगर संवत देखोगे तो गुप्त संवत गुप्त काल में 319 ईस्वी में प्रारंभ होता है, ये भी बात सही है। और भारत में मुगलों का यानी मुसलमानों का शासन अगर आप देखोगे तो 1192 के युद्ध में हार के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पर जो है ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चारों 1 2 3 4 ये चारों स्टेटमेंट जो है सही थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो हर्षचरित्र जो है अगर आप देखोगे इसके लेखक बाणभट्ट हैं, जो हर्ष के बारे में, ये राजा हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पूछा गया है हर्ष ने निम्नलिखित में किन रचनाओं का लेखन किया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पे आपको एलिमिनेट मेथड बहुत काम। अभी आपने पढ़ा कि हर्ष चरित्र जो है ये बाणभट्ट ने लिखा, या जो है बाणभट्ट ने लिखा, तो अब इसको तो आप टिक करेंगे नहीं, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो आप 3 वाले को तो टिक करेंगे नहीं, 3 तो निकल गया, तो बच्चा क्या, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, यानी 1 2 और 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 2 और 4 जो है इसके लिए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराते हैं। तो आपको जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त एक गुप्त शासक हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न और एंशिएंट हिस्ट्री के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, जहाँ पूछा गया है कालिंग युद्ध का वर्णन जो है ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है। विभिन्न अभिलेखों के नाम दिए गए हैं, इसमें आप देखोगे 13वां शिला अभिलेख दिया गया है, रूमीदेय स्तंभलेख, फेनसांग का विवरण, प्रथम लघु शिलालेख। तो आप अगर आप देखोगे तो यह कालिंग युद्ध में 13वें शिलालेख, जो अशोक का 13वें शिलालेख है, यहाँ पर जिक्र आता है इस कलिंग युद्ध का, कि जिसमें भारी मात्रा में नरसंहार को देख करके ये अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है और वो शस्त्र त्याग कर देता है और वो धर्म के मार्ग पे चला जाता है। तो यह रहा आपके ये एंशिएंट हिस्ट्री के हम लोगों ने देखा पूरी तरह से इस सीरीज में कि टॉप जो है 100+ MCQ, जहाँ से आपके हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसको बहुत बारीकी के साथ आप देख लीजिएगा। आप जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में आपके लिए मैं ज्योग्राफी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जो आपके, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हों या फिर SI की तैयारी कर रहे हो या इस तरह के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो GS पार्ट के लिए, GK पार्ट के लिए बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। आपको अगर कोई किसी भी तरह की किसी कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हों या फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जो है मुझे ज़रूर बताएं, उस तरह के जो है हेल्पफुल वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।